वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन विद आयशा खान। न्यू सेशन में आप सबका वेलकम। तो क्लास 12 की हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ फिजिक्स स्टार्ट की है, तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने क्लास 12 की न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है। ये पहला चैप्टर है यहाँ का थर्मल फिजिक्स। तो हमने इसे नोट्स के साथ स्टार्ट करना है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया था कि आपको दोस्तों को भी फ़ायदा हो, तो जल्दी से शेयर कर दें। अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी सोचा है चाय ठंडी क्यों हो जाती है? ऐसी गर्मी को बाहर कैसे फेंकता है? इन सब सवालों का जवाब है एक सब्जेक्ट में, थर्मल फिजिक्स। अब ये थर्मल फिजिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, थर्मल फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम गर्मी, ठंडक और एनर्जी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि फिजिक्स की वो शाख जो ताल्लुक रखती है हीट से, टेम्परेचर से, वर्क से या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से। आसान लफ्ज़ों में, जहाँ भी टेम्परेचर का खेल हो वहाँ थर्मल फिजिक्स है। अब मिसाल के तौर पर सूरज से गर्मी आना, बर्फ़ का पिघलना, इंजन का चलना, फ्रिज का ठंडा करना, सब थर्मल फिजिक्स में है। वैसे जो थर्मल फिजिक्स है वो बेसिकली 3 सवालों का जवाब देती है, जैसे टेम्परेचर क्या है हमारे पास, हीट क्या है हमारे पास, या फिर एनर्जी कैसे काम करती है। तो इन सब सवालों का जवाब हमें थर्मल फिजिक्स देती है। तो थर्मल फिजिक्स हमें कैसे बताती है कि टेम्परेचर क्या है? तो ये हमें बताती है कि चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। इसी तरह अब ये हीट के बारे में हमें कैसे बताएगी? तो ये हमें बताती है कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो ठंडी से गर्म की तरफ नहीं जाती, बल्कि गर्म चीज़ से ठंडी की तरफ जाती है। इसी तरह एनर्जी क्या है? अब ये हमें एनर्जी के बारे में बताएगी, जैसे हर चीज़ के अंदर एटम्स हिल रहे होते हैं, जितना तेज़ हिलेंगी उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी। तो इस तरह की जवाब ये हमें थर्मल फिजिक्स देती है। अब ये सब्जेक्ट सिर्फ किताब के लिए नहीं है, ज़िंदगी में हर जगह है। जैसे आप लोगों ने घर में फ्रिज देखा होगा, एसी देखा होगा या फिर प्रेशर कुकर देखा होगा, तो उसमें भी हमारे पास थर्मल फिजिक्स है। इंजन देखा होगा, रेडिएटर देखा होगा, स्पेस में रॉकेट है, सैटेलाइट है। हमारा जिस्म 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे मेंटेन करता है, तो इन सब का जवाब हमें थर्मल फिजिक्स के अंदर मिल जाता है आसानी के साथ। तो थर्मल फिजिक्स आखिर है क्या? तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जो रिलेशनशिप करती है हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ। बस यही था, और आपको मैंने इसकी कुछ एप्लीकेशन बता दी, यूजेस बता दी कि कहाँ यूज़ होता है, जैसे फ्रिज में, एसी में, या फिर सैटेलाइट में, इन रेडिएटर में, कंप्रेसर में, प्रेशर कुकर में, इन सब चीज़ों में थर्मल फिजिक्स इस्तेमाल होती है। तो आगे है हमारे पास सिस्टम। अगर बच्चों आपको सिस्टम समझ में आ गया ना, तो आपको आधी थर्मल फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो मिसाल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जब डॉक्टर मरीज़ को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि भई ये जो मरीज़ है इसको दिल की बीमारी है, ठीक है? तो अब डॉक्टर क्या करेगा, वो दिल को चेक करेगा, नाक को नहीं, ना ही दूसरे जिस्म को। तो डॉक्टर के लिए सिस्टम होगा दिल, बाकी जिस्म होगा उसके लिए सराउंडिंग। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का मुआयना करना, स्टडी करना उस चीज़ को, तो वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। यानी कि एनी फिज़िकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम। यानी कि वो हिस्सा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास सिस्टम है, बाकी इर्द-गिर्द वाली चीज़ें हमारे पास सराउंडिंग है। तो कोई भी एक्टिविटी जिससे हम स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी के अंदर है, वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। मिसाल के तौर पर आसानी से समझने के लिए आप लोग सोचें कि ये हमारे पास एक घर है, ठीक है? और ये हमारे पास घर का दरवाज़ा है, और यहाँ पर एक छोटी-सी खिड़की है, सही है? अगर हम इस खिड़की के बारे में पढ़ेंगे ना, इसको हम स्टडी करेंगे, इस खिड़की को अगर हम स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास सिस्टम है। बाकी इसके इर्द-गिर्द की चीज़ें हमारे पास सराउंडिंग है। क्या है? सराउंडिंग है बाकी चीज़ें हमारे पास। अगर एक और एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो समझिए, ये हमारे पास एक कमरा है, सही है? यहाँ पे आपका बेड रखा है, यानी कि जो भी चीज़ है ना आपकी वो यहाँ पर रखी हुई, ठीक है? बीच में आपके पास एक गिलास है। अगर आप सोचें कि भई गिलास की शेप क्या है, कैसे बना हुआ है, गोल है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी स्टडी को, गिलास की स्टडी को हम सिस्टम कहेंगे। बाकी उसके गिर्द चाहे एयर है, बेड है, या फिर आपके पास सोफ़ा है, कोई भी चीज़ है ना आपके पास, तो वो क्या चीज़ कहलाएँगी हमारे पास? वो सराउंडिंग कहलाएँगी। अब हमारे पास जो सिस्टम है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो बच्चों, आपकी बुक में सिस्टम 2 तरह के बताए गए हैं, माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रो तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो बड़ा होगा, और माइक्रो छोटा होगा। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा लार्ज सिस्टम है जो कंटेनिंग मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स।
यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे करोड़ों एटम्स से मिलकर बना हो, उसे हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे, जिसे हम अपनी बड़ी आँख से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर गैस इन अ सिलेंडर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व विदाउट रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि एक कमरे का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है। तो अब हमने उस कमरे का टेम्परेचर एक हवा के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं नापते, बल्कि हमने टोटल ही कमरे का टेम्परेचर बताया है नाप कर। हमने ये नहीं कहा कि भाई इस कमरे का इस कोने में जो मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, ऐसे हमने नापा नहीं है, बिल्कुल विदाउट रेफरेंस हमने नापा है। आगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा छोटा सिस्टम जो सिर्फ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, उसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। जैसे कि मोशन ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, सिर्फ एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। जैसे अभी हमने ऊपर कहा था कि हमने कोई छोटे मॉलिक्यूल को नहीं नापा, बल्कि हमने टोटली बड़े मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बता दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है कमरे का, ठीक है। उसी तरह माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम हर छोटे ज़र्रे को क्या कहते हैं, हर छोटे ज़र्रे वाला मॉलिक्यूल 500 मिलीमीटर सेकंड जा रहा है, हर छोटे ज़र्रे का हिसाब लेते हैं हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल है, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही कम किस पर हो, बहुत ही कम एटम पर मुश्तमिल है, जैसे सिर्फ एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं, आप वहाँ पे जाकर मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो 50,000 लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे, ठीक है। जब वो ज़्यादा शोर मचाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो फिर हम उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कह देंगे, क्योंकि वो हमें आँख से भी नज़र आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम अक्सर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, हर छोटी चीज़ को वो इग्नोर वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं देखने के लिए। तो मिसाल के तौर पर देखिए कि जो मेरा हाथ, ये आप माइक्रोस्कोपिक समझे क्योंकि ये बड़ा है, और ये जो छोटा-सा पॉइंट है ना, ये आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम समझें। बस इतनी सी बात समझनी थी आपने इसके अंदर। ये भी आपके पहले पेज पर ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी पहला टॉपिक ब्रोनियन मोशन है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले पेज में आपको कुछ एप्लीकेशन दी गई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में इसका टॉपिक आएगा, उसमें हम बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन्स में, टरबाइंस में, पंप्स में, एयर कंडीशनर्स में, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फूड में और इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे सब जगह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस्तेमाल में हो रही है। तो हम आगे चल के आपको बता देंगे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या। बस आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ बात याद रख लो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम तेज भागते हैं, मतलब कि इधर उधर टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं और दीवार से टकरा कर प्रेशर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है ना, तो उसके अंदर अगर गैस मूव कर रही है, वो रैंडमली मूव कर रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो वो जब इसकी दीवार से टकराएँगे तो प्रेशर बनेगा। तो इसी प्रेशर को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे कि क्यों बनता है, कैसे बनता है, हमारा जो गैस पार्टिकल है वो रैंडमली मूव क्यों करते हैं। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो नेक्स्ट हमारे पास पहला टॉपिक है ब्रोनियन मोशन। तो इसको मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देती हूँ, एग्जांपल से ना अच्छी तरह याद होता है। तो आप लोग एक गिलास लें, ठीक है। आपने एक गिलास ले लिया, उसके अंदर इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दें, जो इंक आप पेन में भरते हैं ना, पेन में, उसके कुछ ड्रॉप्स आप पानी में डाल दें। तो आप देखते हैं कि जो इंक है ना, वो तेज़ी से टेढ़े मेढ़े, मतलब अजीब उसमें ना फैलना शुरू कर देती है गिलास के पानी के अंदर। तो पानी में वो जो इंक है, इधर-उधर क्यों भाग रही है, कोई धक्का नहीं दे रहा, फिर भी इस अजीब हरकत का नाम है ब्रोनियन मोशन, यानी कि इर्रेगुलर एंड रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस और लिक्विड इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो गैस के हो या लिक्विड के हो, अगर वो रैंडमली इधर-उधर मूव करे ना, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, या फिर इर्रेगुलर पैटर्न में, इसी तरह मतलब अगर सारे इसमें जा रहे हैं तो इसमें नहीं जाएँगे वो, बल्कि वो टेढ़ा हो जाएँगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। इस इर्रेगुलर पैटर्न को, रैंडमली मोशन को हम ब्रोनियन मोशन। तो ब्रोनियन मोशन की डिस्कवरी की बात करें तो साल था 1827। आपकी बुक में थोड़ा-सा गलती दी गई है, वहाँ पे 1927 दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे 1827 कर लेना है। तो साल था हमारे पास 1827, जगह लंदन थी, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन था वो बोटानिस्ट था, मतलब प्लांट का एक्सपर्ट था। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या कर रहे थे, वो पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स के ज़रात देख रहे थे माइक्रोस्कोप के ज़रिए। उन्हें लग रहा था कि शायद ये जो पोलन ग्रेन्स है वो ज़िंदा है, क्योंकि वो टेढ़े-मेढ़े, इर्रेगुलर और रैंडमली मूव कर रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि शायद वो क्या है, वो ज़िंदा है। लेकिन बाद में उन्होंने आइडेंटिफ़ाई करा, शनाख्त करा कि ये सिर्फ़ डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो इसी इर्रेगुलर मोशन को उन्होंने बाद में ब्रोनियन मोशन का नाम दिया कि किसी भी चीज़ का इर्रेगुलर या फिर रैंडमली मूव करना, लिक्विड का या गैस मॉलिक्यूल्स का, तो वो हमारे पास ब्रोनियन मोशन कहलाता है। तो फिर इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप दैट टिनी पार्टिकल्स ऑफ पोलन प्लांट्स वर मूविंग अराउंड इन लिक्विड रैंडमली।
तो उन्होंने क्या करा था 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप के नीचे कि जो पोलन ग्रेन्स है ना प्लांट्स के वो पानी के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो जिंदा है, लेकिन बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि डस्ट पार्टिकल, लेटर इट वाज प्रूव टू बी द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो ये थी इसकी डिस्कवरी। अब यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था कि जो पोलन मूव कर रहे हैं ना वाटर के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से कर रहे हैं 1905 में। इसके बाद 1908 में एक फ्रांच फिजिक जे पेन आया था। उन्होंने आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करा और 1926 में नोबेल प्राइज़ हासिल करा था उन्होंने फिजिक्स में। तो ये थे बॉक्स। अब आगे इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं ब्रोनियन मोशन के। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रोनियन मोशन पर अफेक्ट करते हैं। तो सब में पहले है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, तीसरा है इंटरनल फ्रिक्शन, चौथा हमारे पास है कंटिन्यूस मोशन। तो सब में पहले हम पढ़ेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल के भाई साइज जो है मॉलिक्यूल का वो कैसे फैक्टर करता है, कैसे अफेक्ट करता है ब्रोनियन मोशन को। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड ऑफ मोशन। यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है यानी कि जो मास है अगर वो बढ़ा हुआ होगा तो जो उसकी जो स्पीड होगी ना वो कम होगी। सही है। इसको फॉर्मूले से समझते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम जो है वो मल्टीप्लाई होता है मास का और स्पीड का। तो अगर हमारे पास ये डेल वी, ये हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास मास है और ये हमारे पास मोमेंटम है। ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास दो चीज़ें, एक पत्थर है आपके पास, एक पत्थर, और दूसरा आपके पास इतना सा गोली है। सही है। अगर आप इसको धक्का देंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक आएगा, लेकिन जब आप इसको धक्का देंगे तो ये यहाँ तक आएगा। यानी कि अगर मास आपके पास डिक्रीज़ है, मास कम है, तो आपके पास जो स्पीड होगी वो आपके पास इंक्रीज़ होगी, यानी कि वो ज़्यादा होगी। तो इसी का फार्मूला का फ्रॉम अबव रिलेशन लाइटर पार्टिकल्स ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड्स फ्रॉम कोलाजन। धक्का देने के बाद जो लाइटर मास होगा, जिनका मास कम होगा, वो तेज़ी से मूव करेंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये था साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। तो विस्कोसिटी हम कहते हैं गाढ़ेपन को, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर कोई भी फ्लूइड जो है अगर वो गाढ़ा होगा तो जो उसकी स्पीड होगी वो कम होगी। तो द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर किसी भी पार्टिकल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स रिजल्ट इन फास्टर ब्रोनियन मोशन। तो वही बात इसने करी है जो मैंने आपको भी बताई है। विस्कोसिटी हम कहते हैं गाढ़ेपन को। किसको कहते हैं? गाढ़ेपन को। तो मिसाल के तौर पे अगर आप शहद या पानी को ले लो तो शहद की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है निस्बत पानी के। तो जो शहद की स्पीड होगी वो कम होगी और जो पानी की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो आगे है हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन। विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड्स। क्योंकि विस्कोसिटी क्या करती है, इंटरनल फ्रिक्शन को फ्लूइड के अंदर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन। तो ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूल के साथ चिपकी हुई होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का लगाएंगे तो उस धक्का लगाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ग्रेटर इंटरनल फ्रिक्शन अपोज ब्रोनियन मोशन। अगर यानी कि अगर फ्रिक्शन बढ़ी हुई होगी, इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो ब्रोनियन मोशन क्या होगी, वो कम होगी हमारे पास। यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन जो है ना हमारे पास वो है कि भाई मॉलिक्यूल को धक्का मारने में रुकावट करती है इंटरनल फ्रिक्शन। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में चिपके हुए होते हैं। ये चिपकाव ही फ्रिक्शन है हमारे पास, जिससे अगर इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास ब्रोनियन मोशन कम होगी। तो अगला है हमारे पास कंटिन्यूस मोशन। ब्रोनियन मोशन causes the particles in a fluid to be in constant motion। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो खिड़की से आपके पास धूप आ रही होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे ज़रात मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर इरेगुलर और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो वो कभी नहीं रुकते, वो कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूस मोशन में ही चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है वो। तो ये जो हमारे पास कंटिन्यूस मोशन है, ये लगातार हरकत है, वो रुकते नहीं है। तो ब्रोनियन मोशन की वजह से फ्लूइड में लटके हुए ज़र्रे 24 घंटे 7 दिन इधर उधर भागते रहते हैं जब तक फ्लूइड है मोशन ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो कभी रेस्ट नहीं करते, वो हमेशा तेज़ भागते रहते हैं, इसलिए धक्का लगाना भी कभी बंद नहीं होता। तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स। आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोनियन मोशन। मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर भी जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडमली मूव करते हैं, तो इसलिए वो भी ब्रोनियन मोशन की एग्जांपल्स है। पॉलन इन वाटर, वो तो मैंने आपको अभी डिस्कवरी में कहानी सुनाई थी। डस्ट इन अ सनबीन, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि अभी खिड़की से अगर धूप आएगी तो उसके अंदर आपको ज़र्रात नज़र आते हैं, वो भी ब्रोनियन मोशन की ही एग्जांपल्स है, क्योंकि वो भी इरेगुलर पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। मैंने हर चीज़ के नोट्स बना रखे हैं, तो साथ के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएँ। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग ये सारे नोट्स उतार लेना ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए बनाने में, ठीक है। जो चीज़ आपकी बुक में मौजूद थी वो चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें से बहुत ही अच्छी लगती है, दिल चाहता है आगे पढ़ाने का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।